हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कॉपर के बारे में, जो एक मेटालिक मिनरल है। आज हम लोग आयरन पढ़ चुके हैं, बॉक्साइट पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 3 है मेटालिक मिनरल का। तो आज हम कॉपर के बारे में जानेंगे। तो कॉपर के बारे में क्या क्या जानेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जानेंगे, उसका यूटिलाइजेशन जानेंगे, उसका प्रॉब्लम और उसका मैनेजमेंट जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि कॉपर एक मेटालिक मिनरल है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि कॉपर जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पे है। तो पहले देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, मतलब इंडिया में कॉपर का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो पहले है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में, इंडिया के मध्य प्रदेश में कॉपर का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। मध्य प्रदेश इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया। मतलब मध्य प्रदेश जो स्टेट है वो इंडिया का वो एक लीडिंग प्रोड्यूसर की तरह काम करता है। किसमें? कॉपर में इन इंडिया। मतलब वो फर्स्ट रोल निभाता है कॉपर के प्रोडक्शन में। द स्टेट हैज़ रिच रिजर्व्स। यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम रिजर्व्स हैं। इन बालघाट जो डिस्ट्रिक्ट है, किसका? मध्य प्रदेश का एक बालघाट डिस्ट्रिक्ट है। इसमें हाई रिजर्व्स हैं, मेजर रिजर्व्स हैं, विच प्रोड्यूसर्स अबाउट 52% ऑफ इंडियाज़ कॉपर। मतलब वो क्या प्रोड्यूस करता है? लगभग 52% इंडिया का कॉपर यही बालघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से ही प्रोड्यूस होता है। अब लोग सेकंड स्टेट के बारे में जान लेते हैं। वो क्या है? राजस्थान। राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। क्या बता रहा है? मोस्ट ऑफ कॉपर रिजर्व्स ऑफ राजस्थान आर फाउंड अलॉन्ग द अरावली रेंज। मतलब ये जो राजस्थान में जो अरावली रेंज है, हम लोग जानते हैं जो अरावली रेंज है वहाँ पर ही क्या पाया जाता है? कॉपर रिजर्व्स पाया जाता है। मोस्ट ऑफ कॉपर रिजर्व्स कहाँ पे? अरावली रेंज में ही पाया जाता है राजस्थान के। और क्या बता रहे हैं? द खेतरी सिंघाना, जो खेतरी सिंघाना है बेल्ट, कहाँ पे? झुंझुनू में डिस्ट्रिक्ट में जो खेतरी सिंघाना बेल्ट है इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉपर प्रोड्यूसिंग एरिया। और ये भी एक कॉपर प्रोड्यूसिंग एरिया, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉपर प्रोड्यूसिंग एरिया कहलाता है। थर्ड अब हम लोग जान लेते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड है झारखंड। थर्ड क्या बताता है? थर्ड बताता है सिंहभूम। ये जो सिंहभूम है और हजारीबाग है और चाईबासा है डिस्ट्रिक्ट, किसका डिस्ट्रिक्ट है? ये सब झारखंड का डिस्ट्रिक्ट है। सिंहभूम, हजारीबाग, चाईबासा आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। मतलब यहाँ पर मेजर प्रोड्यूस होते हैं, क्या प्रोड्यूस होते हैं? कॉपर। मतलब कॉपर का रिजर्व्स, कॉपर का प्रोडक्शन इन सब डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है झारखंड के। अब तो हम लोगों ने पढ़ लिया इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब हम लोग कवर करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड। कॉपर का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड के बेसिस में कहाँ कहाँ मिलता है। पहला क्या है? चिली। ये जो चिली है, चिली इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन वर्ल्ड। मतलब चिली वो कंट्री है, वो देश है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मतलब वर्ल्ड में 1 नंबर में आता है प्रोड्यूस करने में। किसका? कॉपर का, पूरे देश में। इट अकाउंट्स फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द ग्लोबल कॉपर प्रोडक्शन। मतलब ये किसके लिए फेमस है? अपने सिग्निफिकेंट पोर्शन, मतलब पूरे ग्लोबल का पोर्शन ही में, पूरे ग्लोबल में ये मैक्सिमम प्रोडक्शन यही करता है। कौन? चिली। इट हैज़ एक्सटेंसिव कॉपर माइंस। इसके पास बहुत ज़्यादा कॉपर माइंस और कॉपर रिजर्व्स भी हैं। सेकंड क्या है? पेरू। पेरू में क्या बताता है? पेरू इज़ अनदर मेजर कॉपर प्रोड्यूसर। पेरू जो है वो भी एक क्या है? मेजर कॉपर प्रोड्यूसर है विथ माइंस लाइक द अंतामामिना एंड लस बामस कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स प्रोडक्शन। मतलब इसके जो एरियाज़ हैं, रीजन है, क्या क्या? अंतामिना जो पेरू में है एंड लस बामस ये भी पेरू में है। ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें? प्रोडक्शन में। किसका? कॉपर का। कहाँ पे? पेरू में। इट इज़ वन ऑफ द टॉप कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ग्लोबल। ये भी किस में आता है? टॉप कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में ग्लोबली गिना जाता है। कौन? पेरू। अब हम लोग थर्ड नंबर डिस्ट्रीब्यूशन जान लेते हैं वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। चाइना। कॉपर का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड के अकॉर्डिंग क्या है? तीसरा नंबर चाइना है, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में गिना जाता है। चाइना इज़ अ सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। मतलब चाइना जो है वो भी एक सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर है। किसका? कॉपर का। एज वेल एज इट हैज़ बोथ माइनिंग ऑपरेशन एंड
सब्सटेंशियल डिमांड ऑफ कॉपर ड्यू टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ। मतलब यहाँ पे तो माइनिंग ऑपरेशन किया ही जाता है, प्लस यहाँ पे डिमांड भी है किसका, कॉपर का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, चाइना में इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से कॉपर का प्रोडक्शन प्लस इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। फोर्थ नंबर क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स जो अमेरिका है वो भी किसके, कॉपर के प्रोडक्शन में, कॉपर के डिस्ट्रीब्यूशन में गिना जाता है। क्या बताता है, द यूनाइटेड स्टेट हैज़ सेवरल कॉपर माइंस। जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसके पास भी कुछ कॉपर माइंस हैं, जैसे विद द बिंगहाम कैनियन माइन। कौन सा, बिंगहाम कैनियन माइन है इन उथ बिंग। कहाँ पे, उथ में। बिगिन वन ऑफ द लार्जेस्ट, ये क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट गिना जाता है यूनाइटेड स्टेट्स का। उथ नाम का जगह है, क्या नाम है माइन का, बिंगहाम कैनियन माइन। ये लार्जेस्ट, ये अमेरिका में लार्जेस्ट कॉपर माइंस गिना जाता है। और क्या बताता है, इट इज़ नॉट द टॉप प्रोड्यूसर। ये सिर्फ टॉप प्रोड्यूसर नहीं है, द यूएसए स्टिल कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल प्रोडक्शन। ये टॉप तो में नहीं गिना जाता, लेकिन तब भी ये कंट्रीब्यूट करता है किसके, ग्लोबल लेवल के प्रोडक्शन में, कॉपर के प्रोडक्शन में मदद करता है। अब हम लोग आ जाते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ कॉपर। मतलब कॉपर का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है। यूटिलाइजेशन मतलब यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कॉपर का हम लोग इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, वो अब हम लोग जान लेते हैं। तो पहला कहाँ है, कॉपर इज़ मोस्ट यूज़फुल मेटल। कॉपर जो है एक यूज़फुल क्या है, मेटल की तरह है, नॉट ओनली नेक्स्ट टू आयरन। आयरन के अलावा हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं मेटल के रूप में, ऑन अकाउंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ स्टेबल इन एयर एंड वाटर, आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये क्या है, इसका अपना कुछ गुड अच्छे प्रॉपर्टीज, जैसे ये स्टेबल है, कैसे एयर और वाटर में स्टेबल है, और एक गुड कंडक्टर है किसका, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी का ही गुड कंडक्टर माना जाता है कॉपर। तो इसका पहला यूटिलाइजेशन ये हो गया। सेकेंड यूटिलाइजेशन में क्या आता है, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। इसको हम लोग यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर में किसके, इलेक्ट्रिक वायर्स। जो घर में इलेक्ट्रिकल वायर्स हम लोग जो यूज़ करते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है किसका, कॉपर का। उसमें कॉपर ही रहता है अगर आप लोग देखेंगे तो। फिर केबल्स में भी इसका इस्तेमाल होता है, और भी अलग अलग तरीक़ों में। मतलब वो जो टीवी में जो केबल हम लोग यूज़ करते हैं उसमें भी उस तार के अंदर कॉपर का ही वायरिंग होता है। अब हम लोग थर्ड नंबर जान लेते हैं, क्या, फॉर मेकिंग हीटिंग यूटेंसिल्स एंड कैल्यूमीटर्स। मतलब हीटिंग यूटेंसिल्स, जो हीटिंग यूटेंसिल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे गीजर हो गया और भी तरह तरह का हीटर हो गया, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी कॉपर का ही इस्तेमाल होता है। और कैल्यूमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें भी किसका इस्तेमाल होता है, कॉपर का ही इस्तेमाल होता है। कॉपर के इस्तेमाल से ही ये सब यूटेंसिल्स इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं। इट इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोटाइपिंग। ये और एक तरीका जो हम लोग साइंस से पढ़े हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोटाइपिंग, इसमें भी इसका कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या बताता है, फॉर मेकिंग कॉइन्स। जो कॉइन्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो करेंसी में हम लोग जो कॉइन्स इस्तेमाल करते हैं, सिक्का जिसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें कॉपर का इस्तेमाल होता है। ऑर्नामेंट्स में, मतलब ऑर्नामेंट्स कैसे हो गए, जैसे ज्वेलरीज हो गए, इन सब में भी किसका, कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर देखिए लास्ट नंबर क्या बता रहा है, फॉर मेकिंग वेरियस कंपाउंड्स। बहुत तरह के कंपाउंड्स, पदार्थ बनाने में, जैसे विच आर यूज एज इंसेक्टिसाइड्स। जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, मतलब खेतों में जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं केमिकल्स, उसमें भी कॉपर का ही इस्तेमाल किया जाता है बनाने में। अब हम लोग जान लेते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ कॉपर। मतलब कॉपर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब जो कॉपर का माइनिंग किया जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम राइज होता है, क्या क्या समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। हमने अब तक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, इंडिया के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, उसका यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल पढ़ लिया, कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा प्रॉब्लम जान लेते हैं कि जब कॉपर का माइनिंग करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ कॉपर माइनिंग। जब क्या होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, कब, जब कॉपर का माइनिंग किया जाता है। कॉपर जब माइनिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुँचता है। कैसे, कॉपर माइनिंग कैन हैव सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। कॉपर माइनिंग का कुछ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी पड़ता है, कैसे, इंक्लूडिंग हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। मतलब जो हैबिटेट रहने वाले हैं
जंगलों में, वो वहाँ से उनका डिस्ट्रक्शन होता है। कैसे? जब डिफॉरेस्टेशन होता है तभी, जब पेड़ वेड़ वहाँ से कटने लगते हैं तो उससे क्या होता है कि जो वहाँ के रहने वाले जानवर हैं उनको भी यहाँ से वहाँ भागना पड़ता है। फिर जब पेड़ नहीं रहेंगे तो उससे क्या होगा? सॉइल में इरोजन होगा, वाटर जब रेन होगा, एंड वाटर पोल्यूशन। अब जब फिर रेन होगा तो उसमें से जितने भी इम्प्योरिटीज़ होंगी, जब माइनिंग किया जाएगा तो क्या करेगा? जितने भी गंदे इम्प्योरिटीज़ है वो रन ऑफ करके कहाँ? वाटर बॉडीज़ में, नियर बाई वाटर बॉडीज़ में लेके आएगा। उससे क्या होगा कि वाटर में पोल्यूशन भी होगा। अब फिर देखिए क्या बताता है, माइनिंग ऑपरेशंस कैन डिस्टर्ब इकोसिस्टम। अब जब माइनिंग ऑपरेशन करते हैं तो उससे क्या होता है? पूरे इकोसिस्टम को क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब लोकल कम्युनिटीज़, और जो वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ हैं आसपास रहने वाले, वो लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड रिलीज हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एनवायरनमेंट, और क्या करता है? रिलीज करता है हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल गैसेस, किसमें? एनवायरनमेंट में। जब माइनिंग, कॉपर का माइनिंग या फिर माइनिंग प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है? उससे हार्मफुल गैसेस रिलीज जो होती हैं एनवायरनमेंट में, और वो क्या करता है? ह्यूमन हेल्थ प्लस एनिमल दोनों को इम्पैक्ट करता है। सेकेंड क्या है? वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? माइनिंग से, कॉपर माइनिंग से। माइनिंग एंड प्रोसेसिंग कॉपर ओर्स, मतलब जब माइनिंग किया जाता है और जब उसका प्रोसेसिंग, साफ सफाई किया जाता है कॉपर ओर्स का, कैन लीड टू द रिलीज ऑफ वेरियस पोल्यूटेंट्स। उससे क्या होता है कि बहुत गंदगी निकलती हैं, और फिर वो गंदगी क्या किए जाते हैं? आसपास के जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें चली जाती है, जिससे क्या होता है कि वाटर में पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है? थर्ड नंबर क्या बता रहा है? एनर्जी इंटेंसिटी। एनर्जी इंटेंसिटी क्या होता है? एक्सट्रैक्टिंग एंड प्रोसेसिंग कॉपर रिक्वायर्स अ कंसिडरेबल अमाउंट, मतलब एक्सट्रैक्ट करना और उसका प्रोसेस करना किसका? कॉपर, क्या रिक्वायर करता है? कंसिडरेबल अमाउंट, उसका कुछ एक कंसिडरेबल अमाउंट होता है एनर्जी का, ठीक है। हाई एनर्जी कंजम्पशन कंट्रीब्यूट्स, जब हाई एनर्जी हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो क्या कंजम्पशन, क्या कंट्रीब्यूट करेगा? वो क्या करता है? ग्रीन हाउस गैस लीड करता है। उससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिलीज होती है। उससे क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में स्ट्रेस पहुंचता है। स्ट्रेस पहुंचता है, इसका मतलब वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाता है। हार्म पहुंचाता है, कैसे हार्म पहुंचाता है? वो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में कॉज करता है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉज के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट कॉज क्या है हमारा? फोर्थ नंबर क्या बोलता है? रिसोर्स डिप्लेनेशन। सॉरी, क्या बोल रहा है? रिसोर्स डिप्लेनेशन। रिसोर्स डिप्लेनेशन क्या होता है जान लेते हैं। वाइल कॉपर इज़ नेचुरली अकरिंग रिसोर्स, मतलब हम तो जानते हैं कि जो कॉपर है एक नेचुरल सब्सटेंस है और वो रिसोर्स भी है। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल हो रहा है। एक्सेसिव माइनिंग, तो उससे क्या होगा कि हम लोग एक्सेसिव माइनिंग कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट, बिना कोई मैनेजमेंट, बिना कोई सस्टेनेबल इस्तेमाल के, उसका ना कोई मैनेजमेंट है, लेकिन हम एक्सेसिव माइनिंग कर रहे हैं। कैन डिप्लीट ओर रिजर्व्स, उससे क्या होगा? जो ओर रिजर्व्स हैं वो तो लुप्त हो ही जाएंगे, डिप्लीट हो ही जाएंगे, कम हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा माइनिंग करने से यही होगा। ओवर टाइम, कुछ समय बाद फाइंडिंग हाई ग्रेड कॉपर ओर्स बिकम मोर चैलेंजिंग, मतलब अगर फिर अभी आगे के टाइम में, फ्यूचर में क्या होगा कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग करेंगे अभी ही बिना कोई मैनेजमेंट के वजह से, और रिजर्व्स तो कम होंगे ही, और हमें चैलेंज फेस करना होगा। कैसा चैलेंज? हाई ग्रेड कॉपर ओर को ढूंढने के लिए हमें बहुत तरह के चैलेंज फेस करना होगा। एक ऐसा समय आ जाएगा जब ये नहीं रहेंगे, लीडिंग टू इंक्रीज्ड कॉस्ट, जिससे क्या होगा कि कॉपर का भी दाम फिर एज कंपेयर टू डायमंड गोल्ड इंक्रीज कर जाएगा। फिर क्या है? फिफ्थ नंबर, हेल्थ रिस्क ऑफ वर्कर्स, मतलब हेल्थ रिस्क का भी सामना करना पड़ता है। किसके? जो वर्कर्स वहाँ पे माइनिंग प्रोसेस का काम करते हैं, प्लस वहाँ के जो नियर बाई कम्युनिटीज़ है, जो वहाँ के लोग रहते हैं, उनके लिए भी ये हार्मफुल है। कैसे? वर्कर्स इन कॉपर माइनिंग, जो वर्कर हैं कॉपर माइनिंग कर रहे हैं, एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो उसका साफ सफाई कर रहे हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड टू हार्मफुल सब्सटेंस सच एज डस्ट, गैसेस एंड केमिकल लीडिंग टू पोटेंशियल हेल्थ रिस्क। और वो क्या होगा कि जो हार्मफुल गैसेस हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंस है, जैसे डस्ट हो गया, गैसेस हो गया, और केमिकल्स जो रिलीज़ किए जाते हैं, उससे क्या होता है? वो तो पोटेंशियली हेल्थ रिस्क के लिए तो वो है ही, हेल्थ को तो रिस्क है ही। लाइक रेस्पिरेटरी, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़राब होना, और स्किन डिजीज़ भी का सामना करना पड़ता है। किसको? जो वहाँ के वर्कर्स हैं, जो वर्कर्स माइनिंग कर रहे हैं, जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, उनको इन सब का सामना करना पड़ता है। अब हम लोग आ जाते हैं मैनेजमेंट ऑफ कॉपर के बारे में। तो हम लोग जान लेते हैं कि जो कॉपर का मैनेजमेंट क्या क्या है। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या जाना? डिस्ट्रीब्यूशन,
कॉपर का अकॉर्डिंग टू इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड जान लिया, कॉपर का यूटिलाइजेशन जान लिया और कॉपर का प्रॉब्लम्स जान लिया। तो अभी ये जो क्या क्या मैनेजमेंट है, जो प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं उसके क्या क्या मैनेजमेंट है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो पहला क्या बताता है कैसे मैनेज करना है, किसमें, प्रोडक्शन एंड माइनिंग। मतलब प्रोडक्शन और माइनिंग में हमें क्या मैनेजमेंट करना है। कॉपर इज़ प्राइमरली ऑब्टेन्ड थ्रू माइनिंग ऑपरेशन। ये तो जानते हैं कॉपर को हम लोग कैसे पाते हैं, प्राइमरी ऑपरेशन करके। कैसा ऑपरेशन, माइनिंग ऑपरेशन करके। मैनेजिंग कॉपर प्रोडक्शन, मतलब मैनेज करना है कैसे कॉपर का प्रोडक्शन। इन्वॉल्व्स, मैनेज करने से क्या होगा, इंश्योरिंग सेफ माइनिंग प्रैक्टिसेस। पहले हमें क्या करना होगा, सेफ माइनिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना होगा। मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, और कम से कम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट करना होगा, मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान कम पहुंचाना पड़ेगा। और मीटिंग डिमांड, और जब डिमांड होगा तभी इसका माइनिंग करना चाहिए। सेकेंड प्रोसेस क्या बताता है, प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग। प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग में हमें क्या मैनेजमेंट करना होगा। वंस कॉपर ओर इज़ माइंड इट गोज़ थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। एक बार जब कॉपर ओर माइंड किया जाता है तो बहुत तरह के प्रोसेसेस से उसको इन्वॉल्व होता है। जैसे एक्सट्रैक्ट प्योर कॉपर, ताकि जब हम लोग प्योर कॉपर पाते हैं तो उसके लिए हमें बहुत तरह के प्रोसेसेस को कॉपर को जाना पड़ता है। इसमें क्या क्या है, क्रशिंग है, एक स्मेल्टिंग है और एक रिफाइनरी प्रोसेस है। उसमें फिर क्या होता है, मैनेजिंग दिस इन्वॉल्व्स। इसमें कैसे मैनेज करेंगे, इन्वॉल्व्स एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल टेक्निक्स। ये क्या इन्वॉल्व करता है, एफिशिएंट और एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल टेक्निक्स को इसमें मैनेज करने के लिए बोलता है, कैसे, प्रोसेस एंड रिफाइनिंग में। अब लोग थर्ड आ जाते हैं, क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज़। मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज़ में हमारा क्या मैनेजमेंट अडॉप्ट होगा। कॉपर इज़ यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। कॉपर जो है उसको यूज़ किया जाता है कहाँ पे, वेरियस इंडस्ट्रीज़ में। कैसे, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होता है और बहुत जगह में। तो इसको मैनेज कैसे करना है, मैनेजिंग कॉपर एट दिस स्टेज। इस स्टेज पे कॉपर को मैनेज करने से क्या इन्वॉल्व करता है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। किसका, यूटिलाइजेशन, एंश्योरिंग प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी। यूटिलाइजेशन करना है किसका, एंश्योरिंग प्रोडक्ट का ड्यूरेबिलिटी के अकॉर्डिंग एंड रिड्यूसिंग वेस्ट। उसका तो ड्यूरेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्ट का यूज़ करना है, प्लस उसको वेस्ट भी उसका कम से कम हमें करना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फोर्थ नंबर, क्या बताता है, फोर्थ नंबर है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में क्या बताता है, कॉपर इज़ हाईली रिसाइक्लेबल। कॉपर जो है वो रिसाइक्लेबल है। कैसे, मैनेजिंग कॉपर थ्रू रिसाइकलिंग हेल्प्स कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम लोग कॉपर को मैनेज करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे थ्रू रिसाइकल हेल्प्स के द्वारा, तो क्या कंजर्व करेंगे, नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स को हम बचा सकेंगे, रिड्यूस एनर्जी को जो एनर्जी कंजम्पशन होता है उसको बचा सकेंगे, और वेस्ट को भी हम लोग कम कर देंगे, मिनिमाइज़ कर देंगे। फिर इससे क्या होगा, एनकरेजिंग रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स। और इससे क्या होगा, हम लोग को एनकरेज करेंगे, कैसा, रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स जो होगा। एंड रिस्पॉन्सिबल डिस्पोजल इज़ क्रूशियल। और फिर जो रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, जो डिस्पोजल हो जाएगा वो कम हो जाएगा, वो क्रूशियल हो जाएगा। तो अब देखिए क्या है नेक्स्ट, प्राइस एंड मार्केट डायनेमिक्स। प्राइस एंड मार्केट डायनेमिक्स का मैनेजमेंट में क्या बताता है, द प्राइस ऑफ कॉपर इज सब्जेक्ट टू मार्केट फ्लक्चुएशन। मतलब जो प्राइस होता है किसका, कॉपर का, वो किसके डिपेंड ऊपर करता है, मार्केट के फ्लक्चुएशन के ऊपर। मतलब जैसे अगर डिमांड रहेगा वैसे ही कॉपर का प्राइस रहेगा। ज़्यादा डिमांड रहेगा तो ज़्यादा प्राइस रहेगा, लेस डिमांड होगा तो प्राइस घट जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बताता है, मैनेजिंग कॉपर इन्वेस्टमेंट और बिजनेसेस इन्वॉल्व्स स्टेइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट मार्केट ट्रेंड्स। मतलब क्या बताता है कि जब अगर मार्केट कॉपर में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैनेजिंग कैसे करते हैं, कॉपर का जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर बिजनेस इन्वॉल्व स्टेइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट मार्केट ट्रेंड्स। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होगा, हमें इन्वॉल्व करता है किसमें, हमें इन्फॉर्म करता है कि कब मार्केट बढ़ रहा है, कब मार्केट घट रहा है, सप्लाई कैसा है, और उसके डिमांड फैक्टर पे ये सब डिपेंड करता है, जो हमने पहले ही समझ लिया था। नेक्स्ट क्या है देखिए, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन। एनवायरमेंटल कंसिडरेशन में क्या बताता है, कॉपर माइनिंग एंड प्रोसेसिंग कैन हैव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ये तो हम लोग जानते हैं, जब कॉपर का माइनिंग होता है या फिर उसका प्रोसेसिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि एनवायरमेंट में उसका इम्पैक्ट पहुंचता है। जैसे क्या क्या होता है, हैबिट का डिसरप्शन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, ये सब तो हम लोग जानते हैं। फिर इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, मैनेजिंग कॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स इम्प्लीमेंटिंग एनवायरमेंटल रेगुलेशन। हमें मतलब क्या बोल रहा है कि जब हम लोग कॉपर का माइनिंग करेंगे तो हमें क्या इंप्लीमेंट करना होगा, कुछ रूल्स और रेगुलेशन एनवायरमेंट के लिए बनाने होंगे और उसे अडॉप्ट करके हमें करना होगा। जैसे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करना होगा, रिड्यूस एमिशन करना होगा, कम से कम एमिशन करना होगा। तो इससे क्या होगा कि हम लोग एनवायरमेंटल कंसिडरेशन या फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को ओवरकम अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद देखिए क्या है, 7th नंबर क्या बताता है, सेफ्टी। सेफ्टी क्या है, सेफ्टी में क्या है, सेफ्टी इज़ पैरामाउंट इन कॉपर माइनिंग एंड प्रोसेसिंग। मतलब देखिए सेफ्टी जो है पैरामाउंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट।
सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या, सेफ्टी इन कॉपर माइनिंग एंड प्रोसेसिंग। मतलब कॉपर का जब माइनिंग करते हैं और उसका प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैसे, देखिए, मैनेजिंग कॉपर ऑपरेशंस रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट वर्कर्स एंड कम्युनिटीज़। हमें कैसे मैनेज करना होगा इसको, सेफ्टी को कैसे, कॉपर जो ऑपरेशन करेंगे उसमें हमें क्या करना होगा, स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजर्स ले आने होंगे टू हम लोग क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। जैसे वर्कर्स हैं और जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ के, उसको हम लोग अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके उनके सेफ्टी के लिए। ये तब एक पैरामाउंट की तरह काम करता है, जो एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसे कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं क्या बताता है 8 नंबर, ग्लोबल सप्लाई चेन। ग्लोबल सप्लाई चेन क्या होता है हम लोग जान लेते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन में क्या बताता है, कॉपर इज़ ग्लोबल कमोडिटी। कॉपर जो है वो क्या है, एक ग्लोबल कमोडिटी है, पूरे ग्लोब में फैला हुआ है, पूरे ग्लोब में इसकी ज़रूरत है। सो मैनेजिंग इट्स सप्लाई चेन इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन। तो इसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, इसका जब सप्लाई करेंगे, सप्लाई चेन है तो उसमें क्या हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रेड रेगुलेशन। और ये क्या, ट्रेड रेगुलेशन, लॉजिस्टिक्स और ट्रेड रेगुलेशन में भी इसकी, ट्रेड को बढ़ाने में भी इसका काम आता है, किसका, कॉपर का। अब उसके बाद हम लोग जान लेते हैं 9 नंबर क्या है, इनोवेशन। इनोवेशन में क्या बताता है देख लेते हैं। इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर एसेंशियल टू फाइंडिंग मोर एफिशिएंट वेज टू एक्सट्रैक्ट, यूज़ एंड रिसाइकल कॉपर। मतलब क्या बता रहा है, जब रिसर्च करेंगे किसका, इनोवेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसका करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉपर का, आर एसेंशियल टू फाइंडिंग मोर एफिशिएंट वेज। हमें रिसर्च करना है, डेवलपमेंट करना है किसका, ताकि हम लोग एसेंशियल वेज को फाइंड आउट कर सकें, मोर एफिशिएंट वेज को फाइंड आउट कर सकें, ताकि हम लोग जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब माइनिंग का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसका हम अच्छा तरीका फाइंड आउट कर सकें और सिंपल वे फाइंड आउट कर सकें, जिससे हमारा लेस पोल्यूशन भी हो और हम लोग अच्छे से माइनिंग भी कर पाएँ। तो वो चीज़ हमें करना होगा। यूज़ एंड रिसाइकेबल कॉपर्स, यूज़ और रिसाइकेबल कॉपर्स की तरह, जैसे मैनेजिंग कॉपर रिसोर्सेज, क्या करना है, मैनेज करना है। क्या मैनेज करना है, कॉपर रिसोर्स का इंक्लूड्स स्टेइंग एट द फोरफ्रंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। मतलब स्टे करना है क्या, फोरफ्रंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मतलब जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है, जैसे उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे किसके लिए, मोर एफिशिएंट वेज को एक्सट्रैक्ट के लिए, जैसे यूज़ कर सके और रिसाइकल कर सके कॉपर का। तो उससे हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इनोवेशन की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिसर्च और डेवलपमेंट हमें करना पड़ेगा, ये इसमें बता रहा है। उसके बाद देख लेते हैं 10 नंबर है, क्या बताता है, कम्युनिटी एंड सोशल इम्पैक्ट। मतलब कम्युनिटी और सोशल इम्पैक्ट में भी कॉपर माइनिंग का कुछ असर है। जैसे कॉपर माइनिंग ऑफन टेक्स प्लेस इन कम्युनिटीज़ एंड मैनेजिंग। मतलब कॉपर माइनिंग जब हम लोग करते हैं तो टेक्स प्लेस करता है इन कम्युनिटीज़, कैसे, लोकल कम्युनिटीज़ जो है वहाँ पे टेक्स प्लेस करता है। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, मैनेजिंग इट इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन दीज एरियाज। तो हम क्या करना होगा, जो लोकल एरिया है जहाँ पे कॉपर माइनिंग हो रहा है वहाँ के लोगों को हमें एड्रेस करना होगा, बताना होगा क्या कि सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है ऑन दीज एरियाज। वहाँ के जो एरियाज़ हैं उनको बताना होगा कि सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट बताने होंगे। दिस इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग जॉब्स, मतलब कैसे लोगों जो वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको, वहाँ के लोगों को क्या करना होगा, जॉब प्रोवाइड करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का मतलब पीपल के लिए प्रोवाइड करना होगा, एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, और लोगों के फुल डेवलपमेंट हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, इस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग कॉपर माइनिंग कर रहे हैं। उसके बाद 11 नंबर क्या है, रेगुलेटरी कॉम्प्लियंसेस। रेगुलेटरी कॉम्प्लियंसेस में क्या बताता है, कॉपर माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑपरेशन मस्ट एडहियर टू लोकल एंड इंटरनेशनल रेगुलेशंस। क्या बोल रहा है, जो कॉपर माइनिंग है और जो प्रोसेसिंग है ये ऑपरेशंस क्या इन्वॉल्व करता है, टू लोकल एंड इंटरनेशनल रेगुलेशन। लोकल और इंटरनेशनल कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए रिगार्डिंग सेफ्टी को लेकर के, चाहे जो लोकल हो या फिर बाहर के कोई भी हो, उसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस उनके सेफ्टी के लिए होना चाहिए। ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होना चाहिए, ये भी बता रहा है, एंड लेबर प्रैक्टिसेस भी होनी चाहिए। मैनेजिंग कॉपर इन्वॉल्व्स स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंसेस विद दिस रेगुलेशंस। और इन सबको अगर हम मैनेज कर ले तो हमें क्या करना होगा, ये मैनेजिंग कैसे करेंगे इसमें कॉपर को, ये जो स्ट्रिक्ट रूल्स है इन सबको हम लोग फॉलो करके हम ये सब कर सकेंगे। और उसके बाद देखते हैं 12 नंबर क्या बताता है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी क्या है, मैनेजिंग कॉपर रिसोर्सेज फॉर द लॉन्ग टर्म्स इन्वॉल्व एसेसिंग रिजर्व्स। मतलब
मैनेज करना है किसी कॉपर रिसोर्स को फॉर लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए। क्या क्या इन्वॉल्व करता है? असेसिंग रिजर्व्स, जो रिजर्व्स है वो भी बचे रहेंगे। एक्सप्लोरिंग न्यू सोर्सेज, हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे, खोज पाएंगे कुछ नए सोर्सेज। एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचर डिमांड, और हम लोग कुछ नया प्लान कर पाएंगे, कुछ अच्छा प्लान कर पाएंगे किसके लिए? फ्यूचर के डिमांड के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा मैनेजमेंट ऑफ कॉपर के बारे में। तो आज का अब हमारा ये मेटालिक मिनरल का पार्ट 3 भी ख़त्म हो जाता है। तो अब आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म। अब मिलता है नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी ही।